हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर आपके 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही सही, लेकिन आपकी 11th-12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका भी ये चैप्टर बेस बना देगा। अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आ ही गया है तो मैं बता देता हूँ कि IIT, JEE, नीट और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिर्फ साइंस की बात हो गई। आप अगर कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चे भी हो फिर भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर में हम ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसका बेसिक डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सो इवन इफ यू आर बियॉन्ड द साइंस फील्ड देन ऑल्सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक योर लाइफ। जैसे कि मैं थोड़े एग्जांपल्स बता देता हूँ कि मेडिसिन्स के पीछे आप इंग्रेडिएंट्स देखते होंगे आजकल बड़े अजीब अजीब से नाम लिखे रहते हैं। इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉइक एसिड, मिथाइल इथाइलिन, ये सब कैसे बन रहा है और इतने अजीब अजीब से नाम कैसे आ गए इनके? तो हमें पता कैसे करना है कि वो एक्चुअल में है क्या? तो ऐसी चीज़ें हम नोमेनक्लेचर में सीखेंगे जो कि इस चैप्टर का एक पार्ट है। कुछ नेम्स आप 12th में भी सीखोगे जो कि 10th में नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप आजकल टीवी पे देखते होगे एडवर्टाइजमेंट्स में, वहाँ पे बताते हैं आजकल हेल्दी ऑयल्स आ गए, ठीक है। हेल्दी ऑयल्स आ गए तो पहले वो बताते हैं कि अनहेल्दी तेल में तल के खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, लेकिन अब कुछ ऐसे हेल्दी ऑयल्स आ गए हैं, जैसे नाम याद नहीं आ रहे मुझे, सफोला नाम से एक मुझे याद आया। तो ऐसे तेल में तल के खाओगे आप पूड़ियाँ या फिर समोसे या फिर कुछ भी फ्राइड चीज़, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी ऑयल। तो ऐसा क्या है उस तेल में खास जो आपको फिट रखता है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाता है? तो भाई तेल तो पहले वाला भी था, तेल बाद वाला भी है। ऐसा क्या है इसमें खास कि हम इसे हेल्दी बोल रहे हैं, राइट? तो ऐसी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम घर बैठे बैठे साबुन बनाना सीखेंगे। जी हाँ गाइस, सोप बनाना हम घर बैठे बैठे सीखेंगे विद केमिकल रिएक्शंस। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़। और हम वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सोप पढ़ेंगे कि आखिर साबुन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों सिर्फ पानी से कपड़े धोने पर डर्ट नहीं निकलती, वहीं पानी के साथ सोप मिला दो तो डर्ट निकल जाती है आसानी से। क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो हो गई अलग बात। मार्केट में अब डिटर्जेंट क्यों आ गया जबकि पहले से सोप है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में लैग कर जाओगे, नॉट फॉर एग्जाम्स बट फॉर लाइफ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहली बात, हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों उस 118 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में से हम सिर्फ कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि उसके बारे में पूरा एक चैप्टर निकाल दिया? ऐसी कुछ तो खास बात होगी उस कार्बन में, राइट? तो पहले मैं फैक्ट्स पर बात कर लेता हूँ कि अर्थ पर जो लाइफ है वो पूरी की पूरी कार्बन बेस्ड है। अगर कार्बन ना होता तो शायद अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। और लाइफ की बात तो छोड़ो आप, मोर देन 90% नॉन लिविंग थिंग कंपाउंड्स भी कार्बन की वजह से ही बन पा रहे हैं। आप चौक ले लो जिससे आपके टीचर्स आपको परेशान कर रहे हैं, और आप ले लो फूड, या फिर आप क्लॉथ्स जो आप पहनते हो, सब के सब कार्बन से ही बने हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि कार्बन बॉन्ड्स किस टाइप के बना रहा है, वो दूसरे या फिर खुद के एलिमेंट से इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, राइट? तो अभी तक आप जिस टाइप के बॉन्डिंग पढ़ते आ रहे हो वो थे आयनिक बॉन्ड्स या फिर कह लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, जिसमें होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म कर ले, या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनायन फॉर्मेशन कर ले, राइट? यही होता था। वेल, अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, हम कर ही क्यों रहे हैं कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन, तो मैं इसका सिंपल सा जवाब दूंगा, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो अब स्टेबिलिटी की बात आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ, मोर देन 95% ऑफ कंपाउंड्स में ये देखा गया है कि जब जब किसी भी एटम की ऑक्टेट फिल हो, यानी कि उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हों, तब वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। एक्सेप्शन हाइड्रोजन और हीलियम जिसकी ड्यूबलेट होती है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैं मान लो सोडियम है ना, Na, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1, एटॉमिक नंबर 11। अगर इसे ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और n=2 वाली को अपने लास्ट शेल बना लेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं। तो ये हो गया आप स्टेबल Na+ बना के, राइट? वहीं दूसरा एग्जांपल में मैं क्लोरीन लेता हूँ,
एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो जाएगा, राइट। लेकिन देखो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वही वाली शेल पूरी कंप्लीटली फिल हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन से। तो इसीलिए इसके लिए जो इजी पड़ेगा वो ये करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एनायन फॉर्म कर लेगा, ऑक्टेट इसकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और ये हो जाएगा स्टेबल, राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो मैं ये चैप्टर 3 की चीज़ें मैंने रिपीट करके बताई आपको, है ना। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ कि आपको इतना क्लियर है। अब बात करते हैं कार्बन की, जहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये 4 लूज़ कर देगा या फिर 4 गेन कर लेगा। लेट्स सी जब गेन करेगा तो क्या होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो लास्ट वाली शेल इसकी पूरी फिल हो जाएगी और ये बन जाएगा एनायन C4 माइनस वाला एनायन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एनायन फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। अब 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो गया है, ठीक है। 1-2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती वो पकड़ लेता, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता अच्छे से। बहुत ही रेयर केस में तीसरा भी अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, अब तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल, और ये अनस्टेबिलिटी में रहना नहीं चाहेगा। भाई हम स्टेबिलिटी के लिए ही तो ये सब झंझट कर रहे हैं, तो अनस्टेबिलिटी में क्यों रहना चाहेगा ये इतना सारा झंझट करके, राइट। तो अब दूसरा सेफ रास्ता हमारे लिए ये है कि ये लूज़ कर दे 4 इलेक्ट्रॉन्स और कैटायन बना ले। लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कैटायन फॉर्मेशन में हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया है कैटायन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमने एनर्जी लगाई, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, दूसरी बार एनर्जी लगाई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। टर्म पर मत जाना, ये 11th क्लास का टर्म है, ठीक है, आपके कोई काम का नहीं है। तो एक के बाद एक हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक साथ नहीं निकलते हैं। तो आपने इतनी एनर्जी लगा दी, अब क्या होगा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हो वैसे वैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। तो अब न्यूक्लियस उसे ज़्यादा अच्छे से पकड़ रखेगा। भाई पहले 4 को पकड़ा हुआ था, लेकिन अब 2 को पकड़ा हुआ है तो और ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा ना। जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेगा न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल दिए, लेकिन अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आप बहुत ही मुश्किल से निकाल पाओगे। 6 प्रोटॉन्स मिलके पकड़ रहे हैं वो वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में निकलेगा। और अगर मान लो वो निकल गया, अब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया है। 6 प्रोटॉन पकड़े हैं 1 इलेक्ट्रॉन को, इट इज़ इम्पॉसिबल एट दिस टाइम, बिकॉज हम इतनी एनर्जी लगा ही नहीं सकते कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है। तो C4 कैटायन फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कैटायन फॉर्मेशन नहीं कर सकता, एनायन फॉर्मेशन नहीं कर सकता, तो अब ये करेगा क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बना नहीं सकता। जी हाँ गाइस, बिल्कुल नहीं बना सकता। ये एक बीच का रास्ता चुनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। जी हाँ गाइस, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है विद अदर कार्बन एटम्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से भी शेयर कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एटसेट्रा वेटसेट्रा, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि सिर्फ वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा, यानी कि जो अंदर वाली शेल्स है उनका कोई शेयरिंग से लेना देना ही नहीं है। तो हम यूजुअली रिप्रेजेंट भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यूँ ही करते हैं कि बस बाहर वाली शेल हम दिखाएं, अंदर वाली शेल हम यूजुअली दिखाते ही नहीं हैं। तो कार्बन ने एक बीच का रास्ता चुना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसे बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, और उनके बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उन्हें बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड्स बने, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, एक कॉमन कन्फ्यूजन है बच्चों का कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो उसे मैं अगली वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन अभी छोटा सा डाउट आ रहा होगा तो उसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या तो पूरा गेन कर दो या तो पूरा लूज़ कर दो। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में ना पूरा लूज़ होता है ना पूरा गेन, वो शेयर हो जाता है, एक तरह से दोनों के एटम के बीच में आ जाता है, दोनों के न्यूक्लियस उसे होल्ड करते हैं, और इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, और डिफरेंसेस की बात करेंगे उसमें भी, तो अगले वीडियो में होगा वो। आज का हमारा गोल थोड़ा डिफरेंट है। आज हमें थोड़े बेसिक से स्ट्रक्चर्स बनाने कि मान लो ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इवन हम वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि वो
इस छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखते कैसे होंगे। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो आप कि कोवैलेंसी क्या होता है। तो यार जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करे उतनी इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंसी होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे कोवैलेंट बॉन्ड में किसी एटम ने उतनी उसकी कोवैलेंसी। मान लो किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो उसकी कोवैलेंसी 1, 2 करा तो 2, तो ये है कोवैलेंसी। ठीक है, तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप वाइज उसे कैसे बनाना है, ताकि एग्जाम में कभी आपको वही क्वेश्चन आ जाए तो आप ईजिली उसे कर पाओ। ठीक है, तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बना देता है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक ना आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। जैसे मैथ्स के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे ये भी प्रैक्टिस करके ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन आपको आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप है ना डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हो। ठीक है, रफ वर्क में वो ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो आपको स्टेप वाइज चलना है, बिकॉज वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दोगे आधे मार्क्स मिलेंगे, आपको स्टेप वाइज चलना है और वो स्टेप्स मैं बताता हूँ। तो हाइड्रोजन का सॉल्व करते हुए मैं बताता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो मेरे पास है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। ठीक है, के शेल में बस 1 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेप। आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको ये सोचना है और ये लिखना भी है जो सोच रहे हो कि एटम्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर ले। ठीक है, तो हमें पता है हाइड्रोजन का पेट भाई 2 इलेक्ट्रॉन से ही भर जाता है, उसकी डुबलेट कंप्लीट हो जाती है, वो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि उसके पास जो हीलियम है उसके जैसी कन्फिग्रेशन ये अटेन कर लेगा। अब पहले ही उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और चाहिए ताकि उसकी डुबलेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कहानी में कुछ बचा नहीं है, करता हूँ मैं जल्दी से। थर्ड स्टेप, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन्स आप बीच में रख दो दोनों के और बॉन्ड बना दो। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं हवा से उड़ा के मत ले आना, जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले से अवेलेबल हैं उनको बीच में लाने हैं। यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 था, उसको 1 ही चाहिए तो वो 1 बीच में रखेगा, ये वाला भी 1 बीच में रखेगा और 2 बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें मैं एनिमेशन करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आप एनिमेशन से अच्छे से तो समझ जाओगे लेकिन एग्जाम में गलती करने लग जाओगे, इसलिए आपको ये मैं एग्जाम में जैसे करना है मैं वैसा ही फॉर्मेट बता रहा हूँ। अपनी एग्जाम में भी आप पहले ये बिफोर वाली कहानी खेलना, उसके बाद ये आफ्टरवर्ड्स वाली कहानी खेलना कि बॉन्ड बनने के बाद हुआ क्या। ठीक है, तो मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ, बॉन्ड बनने के पहले हाइड्रोजन अलग अलग थे, 1 इलेक्ट्रॉन था एक के पास, दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, दोनों शेयर कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखो इसको छुपा के देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको छुपा के देखोगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो चुकी है डबलेट की। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पर कि 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के आप एक डंडी खींच सकते हो जो रिप्रेजेंट करता है कि 1 बॉन्ड बना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बना के मिला के 1 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए मैंने और 1 डंडी लगा दी, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। वैसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैं 2 डंडी खींचता, उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा के 1 डंडी लगाना, 4 इलेक्ट्रॉन हटा के 2 डंडी, और अगर वैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो 3 डंडी लगा सकते हो आप। ठीक है, वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। खैर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया है और ये रिप्रेजेंट करता है HH में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी स्टेप्स कंप्लीट हो गई, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करना है। दूसरे एग्जाम्पल में भी मैं कुछ ऐसे ही करूँगा। चलो देखते हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल कि कैसे वहाँ पर करना है। सो फर्स्ट स्टेप, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। सेकेंड स्टेप, क्लोरीन के 2 एटम्स थे, दोनों के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों को और मिल जाए तो नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि ऑर्गन जैसी या फिर आर्गन जैसी नोबल गैस कन्फिग्रेशन उन्हें मिल जाएगी और उससे वो स्टेबल हो जाएंगे। इतना क्लियर? तो अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। दोनों को अलग अलग बना लो, पहले बिफोर वाली कहानी खेलो, फिर आफ्टरवर्ड्स वाली कहानी में क्या खेलना है आपको, दोनों का बॉन्ड बनाते हुए दिखाओ। ठीक है, कि आफ्टरवर्ड्स हुआ क्या, बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स लाओ जितने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 बीच में आएंगे और शेयर कर लेंगे। और ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही छोटा सा कंसेप्ट है, जितने चाहिए उतने लाओ। ठीक है,
अब लास्ट स्टेप ये आपको मन में करनी है, लिखनी नहीं है। लास्ट स्टेप आप ये देख लो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, सबका पेड़ भरा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 1 क्लोरीन का भरा है पूरा, इधर 6 है लोन पेयर में। अच्छा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी सिखाना पड़ेगा अब आपको। तो स्ट्रक्चर देखो। अच्छा, स्ट्रक्चर में आपने एक बात नोटिस करी, एक बात नोटिस करो आप ये कि अंदर वाली शेल्स हमने नहीं दिखाई। मैं पहले शुरुआत में यही बोला था कि अंदर वाली शेल्स हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम बस वैलेंस शेल दिखाते हैं और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हो वो दिखाते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से मेरा क्या कहने का मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ज़रा सी बात है, जो एटम्स मतलब सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में हैं, ठीक है, जो शेयर हो रहे हैं, शेयरिंग में काम आ रहे हैं, वो होंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो शेयरिंग में काम नहीं आ रहे हैं वो हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मतलब बस एक ही एटम के पास है, ठीक है, लोनली से हैं वो, ठीक है, अलग से ही। तो जैसे ये क्लोरीन के एग्जांपल में देख लो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। काउंट करके बताओ। तो एक क्लोरीन के पास है 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे क्लोरीन के पास है 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मुझे बताओ पूरे Cl2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो आंसर इज 12, ठीक है। और अगर अब मैं पूछूं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं Cl2 मॉलिक्यूल में, तो वो होंगे 2, ठीक है। बीच में जो शेयर हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैं पूछूं Cl में बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 बॉन्ड बना रहे हैं। समझ आ रहा है? अब तो आ जाना चाहिए यार मेरे हिसाब से आपको। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से एक एग्जाम्पल करते हैं, धीरे धीरे समझ आने लगेगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर, भाई अभी तक एटॉमिक नंबर ही याद नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से आपको हिंदी ट्रिक्स सब सर्च कर लेनी चाहिए। यूट्यूब पे पहले से ही अवेलेबल है बहुत सारी। मैंने तो नहीं बनाई अभी तक, लेकिन जल्दी बना दूंगा। लेकिन अभी बार आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, बहुत सारी हिंदी ट्रिक्स अवेलेबल हैं जिससे आप एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या फिर ऑर्डर याद कर सकते हो कि किसके बाद कौन सा एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में। बहुत सारी हिंदी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप खुद से तो कर सकते हो, इतनी चीज़ तो आती है आपको। क्या हो जाएगी? 2,6 हो जाएगी। सो ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप याद करो जल्दी से। आपको ये सोचना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो जाए। तो यहाँ पर देखो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अब चाहिए, देखो थर्ड स्टेप आ गई, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने बीच में लाओ। बार बार ये स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, यही कंसेप्ट है। जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स बीच में लाके शेयर करो। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आफ्टरवर्ड्स वाली कहानी में क्या हो जाएगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों बीच में शेयर कर लेंगे और बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैं पूछूं बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैं पूछूं बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के 1 बॉन्ड लगाना, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन हटा के एक और बॉन्ड लगा देना। तो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड हो जाएगा। कैसा? डबल बॉन्ड। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्म देखो आप, वो डंडी वाला, उसमें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्लोरीन का भी नहीं बताया, तो क्लोरीन का भी एक सिंगल बॉन्ड बना लो Cl के बीच में और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मत दिखाओ। जस्ट ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। वैसे ही O2 का मेरे को बताओ, बीच में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, लोन पेयर नहीं दिखाने। तो अब डबल डंडी खींच दोगे आप। कैसी? डबल डंडी, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या बोलते हैं इसको? 2 डंडी को डबल बॉन्ड, और 3 वाली डंडी को क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अभी आएगा आगे। तो ठीक है, आ गया? मज़ा आ रहा है आपको? तो देखो यार, ये भी बिल्कुल मज़ेदार गेम जैसा है, बिल्कुल लेवल वाइज स्टेप वाइज आपको चलना है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। लास्ट लेवल तक आप पूरी पार कर लोगे, राइट। तो अब मैं धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा हूँ बिकॉज अब आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो चुके हैं। तो जल्दी से नाइट्रोजन का एग्जाम्पल उड़ा डालो। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। अब आपके लिए चुटकियों का खेल है, बताओ जल्दी से पॉज करके। कर लिया? तो अब मैं करता हूँ स्टेप 2 से स्टार्ट। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 फिल करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 एक नाइट्रोजन को चाहिए, 3 दूसरे नाइट्रोजन को चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स बीच में लाओगे, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से आते हैं, दोनों के बीच में हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप 2-2 करके डंडियाँ लगाओ। कितनी डंडियाँ लगेगी? 3 डंडियाँ लगेंगी। और यही केस मैं बता रहा था, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला केस है। बीच में 3 डंडियाँ यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, और उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो अब मेरे ख्याल से आप कोवैलेंट बॉन्ड समझ गए हो कि क्या होता है, शेयर कैसे करवाते हैं, स्टेप वाइज स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे बनाते हैं, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये भी आपको समझ आ गया है। अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बनाता हूँ, जैसे वाटर, अमोनिया या मीथेन, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बन पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं चुनता हूँ वाटर को। चलिए देखते हैं कैसे होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अब अलग अलग टाइप के एटम आ गए, हेटेरो न्यूक्लियर एटम्स।
ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियस वाले एटम। अभी जो देख रहे थे हम एक ही टाइप के न्यूक्लियस वाले थे, लेकिन अब अलग अलग वाले हैं। तो अब आपको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये जितनी भी चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, ये सब लिखने वाला डबल हो जाएगा। तो मैं एक साइड हाइड्रोजन का लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। ऑक्सीजन का देखो, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और एक अकेले ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप सेंट्रल एटम किसे चुनोगे, सेंट्रल एटम जो बीच में हो, ठीक है। तो वो होगा लीस्ट इन नंबर। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक होगा ऑक्सीजन का एटम, तो डेफिनेटली लीस्ट इन नंबर कौन सा है, ऑक्सीजन, तो वो होगा सेंट्रल एटम। इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 2 अलग अलग को शेयर भी करेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, दूसरे को 1। वैसे ही हाइड्रोजन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसके बीच में होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बनेंगे अभी। तो देखो कुछ इस तरह से शेयरिंग होगी, राइट। इसमें मैंने एनिमेशंस करके दिखाई, बिकॉज इसमें ज़रूरी थे आपको समझना कि कैसे हो रहा है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आप ये बिफोर वाला और फिर आफ्टर वाला स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि वाटर का शेप कैसा हो, तो ये शेप के बारे में नहीं बताएगा, इसकी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताएगा। ये बस हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो ये ऐसा कुछ बैंड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के एटम्स ना थोड़े से बैंड हो जाएंगे नीचे की तरफ। क्यों, बिकॉज लोन पैर भी है ऊपर, ठीक है। लोन पैर हम जनरली दिखाते नहीं है, लेकिन ये थोड़ी हायर क्लास का है, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। तो ये लोन पैर क्या है, उनके दबा देंगे। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स से बने हैं ना लोन पैर, तो और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अब रिपल्शन होने लगेगा, तो ये बॉन्ड पैर के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दबा देंगे, राइट। तो इसका शेप थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। खैर ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको नेक्स्ट क्लास का। बाकी 10th क्लास के हिसाब से तो आपको बस स्ट्रक्चर बनाने को बोलेंगे, शेप वेप ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। तो यस, अगर आपको एक और ट्राई करना है तो आप अमोनिया का कर सकते हो इसके हिसाब से, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, ये आपके लिए करने के लिए छोड़ा है मैंने। अभी मैं आपको बताता हूँ मीथेन। नो, मीथेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन पहले। तो हम ह्यूमन बींग्स इसे वाइडली यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, और अगर हम इसे ऐसी ही रेट पे यूज़ करते रहे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकता है दुनिया से। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड है जो कार्बन बनाता है। मीथेन एक मेजर कंपोनेंट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस में। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें तो ये बस एक कार्बन से मिलके बना है, और क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो आइए इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसा दिखता होगा। सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। अब सेंट्रल एटम कौन सा चूज़ करोगे जो कि लीस्ट इन नंबर होगा, और वो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल एटम। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 शेयर भी कर सकता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं सिखा देता हूँ। अगर किसी की कोवैलेंसी 1 आ जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो उसे हम बोलते हैं मोनोवैलेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट यानी कि मोनो मतलब एक, ठीक है। अगर किसी की कोवैलेंसी 2 आ जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, तो उसे हम बोलते हैं बाईवैलेंट, बाई मतलब 2। अगर किसी की कोवैलेंसी 3 आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट, यानी कि नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है। और वैसे ही अगर 4 कोवैलेंसी आ जाती है, जैसे कि इस केस में हो रहा है कार्बन, तो उसे बोलते हैं हम टेट्रावैलेंट, ठीक है। ट्राई और टेट्रा में कंफ्यूज मत होना, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल जैसे कि 4 कोने वाला, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, और यहाँ पर कार्बन टेट्रावैलेंट है। अब क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और सारे सराउंडिंग एटम्स जो कि कॉर्नर में लगे हैं वो भी 4 ही हैं, तो सबके साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर सराउंडिंग एटम 2 होते जैसे कि ऑक्सीजन, तो हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड बनाता, ठीक है, इक्वल इक्वल बनाता है ये। और इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। कितनी मज़ेदार बात है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन एटम से शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, वो तो मोनोवैलेंट है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो आफ्टर वाली कहानी में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप एक एक को छुपा के देख लो कि सबका ऑक्टेट या डुबलेट कंप्लीट है कि नहीं। सारे हाइड्रोजन का कंप्लीट मिलेगा, सारे मतलब एक ही कार्बन है तो उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, देख लो भाई।
तो इसी के साथ ये था मीथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन नाम पे कंफ्यूज मत होना, हम पूरा नाम इसका देखेंगे कि कैसे बना इसका नाम, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। हालांकि अभी आपके 2020 में शायद ये रिड्यूस हो चुका है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भले 10th के बाद पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, बहुत मज़ेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या मिसिंग है? यस, वो कंडेंस फॉर्म जो डंडी वाला डायग्राम है वो बना दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड पेयर में हैं उनको हटा दो और एक डंडी लगा दो। पहले मेरे को यहाँ बता दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं कहूँगा 0। भाई सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स में आ गए तो लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो चलो मैं कंडेंस फॉर्म बनाता हूँ जल्दी से, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको भी आ ही गया होगा अब तो कि 2 इलेक्ट्रॉन हटा के एक डंडी खींचनी है, दैट्स इट। तो ये है मीथेन का स्ट्रक्चर और यहीं पर मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। और आज हमने सीखा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी कार्बन को, और कुछ स्ट्रक्चर्स बना के देखे हमने बेसिक से। और अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कुछ डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टडी वेल, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।